जय हिंद दोस्तों। तो आज हम उसी लेसन के अंतिम चरण में अंतिम वीडियो पार्ट के माध्यम से जो हमारा वीडियो पार्ट नंबर है वो अच्छा है और लेसन नंबर 5 है अपने भूगोल का, जिसके अंदर खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। भाई आज इसके अंदर हम जो लेसन जो शुरू करने वाले हैं, इसके अंदर जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को लेकर रहेगा कि भाई ऐसे कौन से संसाधन होते हैं जो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन होते हैं। तो बच्चों अगर हम बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों में नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जैसे पवन ऊर्जा हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा हो गया, बायोगैस ऊर्जा हो गया, तो इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले जो हम टॉपिक है वो हम करते हैं परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। ऊर्जा वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो ये परमाणुओं या अणुओं की संरचना बदलने से प्राप्त होती है। तो बच्चों इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही है कि आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा जिसको हम कहते हैं वो किससे प्राप्त होती है। तो सीधी सी बात है कि इसके अंदर ये परमाणु या अणु की क्या होती है, संरचना बदलती है, उससे हमें क्या प्राप्त होती है, आणविक ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये कह रहा है कि परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा अणुओं की संरचना बदलने से प्राप्त होती है। और जब ऐसा किया जाता है, जब बच्चों ऐसा अणु की संरचना बदलती है तो इसके अंदर भारी मात्रा में क्या है, जो ऊष्मा होती है वो निकलती है, मुक्त होती है और इसका इस ऊष्मा का उपयोग है जो हम विद्युत ऊर्जा में कर सकते हैं। और इसके अलावा एक इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा में किया जाता है। यूरेनियम और थोरियम जो झारखंड और राजस्थान के अरावली पर्वतों में पाए जाते हैं, इसका प्रयोग परमाणु और आणविक ऊर्जा उत्पादन में किया जाता है। केरल के अंदर बच्चों एक मिट्टी है जिसका नाम है मोनोजाइट। तो अगर बात करें तो मोनोजाइट मिट्टी जो रेत है, तो अगर केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत के अंदर भी थोरियम पाई जाती है। तो ध्यान रखना ये मोनोजाइट जो रेत है वो कहाँ है, मोनोजाइट। तो मोनाजाइट रेत ये कहां पर है, केरल में। कहां पर है, केरल में। और इसके अंदर किसकी मात्रा है, थोरियम की। किसकी है, थोरियम की मात्रा है बच्चों। तो ये तो हमारे इसके अंदर ये इतना आपको याद रखना है आणविक ऊर्जा के अकॉर्डिंग। सेकंड अगर हम बात करें इसके अंदर तो वो अपने सौर ऊर्जा। अगर हम बात करें जो ये गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, तो ये असमाप्य संसाधन कहलाते हैं क्योंकि समाप्त नहीं हो सकते, इनको हम पुनः पूरित कर सकते हैं। इसी के साथ अगर हम बच्चों बात करें तो ये पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं। क्या नहीं करते, पर्यावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, इसलिए हम इनको पुनः चक्रित संसाधन भी कह सकते हैं। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो इसके अंदर आप थोड़ा सा गौर कीजिए। ये क्या करता है, सौर किरणों को, किसको, सूर्य, सौर किरणों को जब ये सूर्य प्लेट पर पड़ती है तो प्रकाश की किरणों को, प्रकाश की किरणों को फोटोवोल्टाइक, किसके माध्यम से बच्चों, फोटोवोल्टाइक, पद्धति कह दो चाहे प्रौद्योगिकी के माध्यम से चेंज किसमें करती है, विद्युत ऊर्जा में। तो इसके अंदर देखो ज्यादा आपको कथक कहानी इसके अंदर रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। सूर्य की किरणों को क्या करता है, जब सूर्य प्लेट पर पड़ती है तो उसके अंदर क्या होता है, फोटोवोल्टाइक, फोटो तो वोल्टाइक प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी से क्या करते हैं, सूर्य की किरणों को चेंज कन्वर्ट किसमें, विद्युत ऊर्जा में कर लेते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा कहते हैं।
तो ये कह रहा है कि भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है और यहाँ पर क्या है, इसकी बहुत सारी संभावनाएं हैं। और फोटोवोल्टाइक द्वारा धूप को किसको धूप को सूर्य की किरणों के को किसके द्वारा फोटोवोल्टाइक के द्वारा सीधा कन्वर्ट किसमें विद्युत ऊर्जा में कर लिया जाता है। और भारत के गांवों के क्षेत्रों में सौर ऊर्जा आजकल तेजी से हो रहा है और इसने और बहुत जगह इसके संयंत्र भी लगे जा रहे हैं। और गांवों के अंदर इसने उपले लकड़ी वगैरह होती है इसकी निर्भरता को कम कर दिया है। और इसका क्या बोलते हैं, और साथ में ये पर्यावरण को प्रदूषित वगैरह भी नहीं करती और इसकी अपार संभावना है भारत के अंदर, क्योंकि उष्णकटिबंधीय देश है, गर्मी यहाँ बहुत पड़ती है, सूर्य की किरणों की कोई कमी है नहीं, तो बस ये अच्छी चलती है। अगला बच्चों, पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा, इसका और देख लो थोड़ा। बच्चों इसके अंदर क्या होता है, जो बहती हुई हवा, चलती हुई हवा, चलती करो बहना की जगह, चलती हुई वायु, जो वायु चलती है उसको हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा सीधा पवन चक्की बराबर किसमें हो रही है? विद्युत ऊर्जा। तो बच्चों इसके अंदर हो क्या रहा है, हवा चल रही है जिसको हमने क्या है, गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा को बहती हुई या पवन की गति, जो हवा चलती है जब वो पवन चक्कियों पर जाती है, जिसे पवन चक्की घूमती है और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है, या वही यंत्रों के द्वारा क्या विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है, इसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। तो भारत में पवन ऊर्जा की अपार संभावनाएं है। भारत में इसके विशाल फार्म पेटी है वो तमिलनाडु के नागरकोइल, कहां पर? तमिलनाडु का नागरकोइल है। तमिलनाडु के तो तमिलनाडु के नागरकोइल में एक तो, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो वहां पे नागरकोइल से मदुरई, तो इसके बीच में यहाँ पर बहुत ज्यादा ये लगी हुई है। और इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र वगैरह, लक्षद्वीप पर भी है नागरकोइल। और जैसलमेर में सर्वाधिक होनी है। जैसलमेर का हमारे राजस्थान में, तो जैसलमेर के अंदर भी क्या अपार संभावनाएं रहती है किसकी, पवन ऊर्जा की। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखना। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब चल रही थी अभी कुछ दिनों से, आज थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ, तो मैंने क्लास पढ़ाई है। नहीं, जैसा कि आप जान पा रहे हो थोड़ा सा मौसम के बीमार है थोड़ी सी, इस कारण थोड़ा स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित किया उसने। अगला बच्चों, बायोगैस। बायोगैस ऊर्जा, देखो बायोगैस ऊर्जा की अगर बच्चों अगर हम बात करें ना, तो सीधी सी बात इसके अंदर यह है कि जो भी ग्रामीण इलाकों में या शहरी इलाकों में जो भी अपशिष्ट होता है, अपशिष्ट को जब हम एक गड्ढे के अंदर, गहरे गड्ढे के अंदर कोई एक गड्ढा है, तो यहाँ अपशिष्ट को हम इकट्ठा कर रहे हैं। अब ये अपशिष्ट क्या हो जाता है, अपशिष्ट का होगा अपघटन। क्या होगा, होता है अपघटन, यानी आपस में क्रिया करेगा और ये सड़ेगा गलेगा। और जब इससे जो बड़ी मात्रा में जो गैस मुक्त होती है उसे हम बायोगैस कहते हैं। गाँव के अंदर गोबर गैस गोबर प्लांट भी लगाए जाते हैं। और इसके अंदर अब अगर हम बात करें तो गोबर वगैरह जो भी अपशिष्ट होता है वो, तो इससे हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हमें एनर्जी मिल रही है, बिजली बन रही है। दूसरा, हमें अपशिष्ट के रूप में अपघटन होकर ये खाद के रूप में मिलता है। किसके रूप में, खाद का। ज्यादा तो कचरे का भी निपटारा होता है। और बोलो, पहला क्या होता है, ऊर्जा मिल रही है, दूसरा खाद मिल रहा है, तीसरा कचरे का भी क्या हो रहा है, सफाया हो रहा है। तो ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि का अपशिष्ट है, पशुओं का अपशिष्ट है, मानव जनित अपशिष्ट है, तो घरेलू उपयोग में बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों से अपघटन गैस उत्पन्न होती है। क्या कह रहा है कि जैविक पदार्थों अपघटन होता है और जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी, तेल, उपले, चारकोल से भी बहुत ज्यादा होती है। इसकी जो तापीय क्षमता है ना, वो ज्यादा होती है। बायोगैस संयंत्र है, आजकल सरकारें भी लगवा रही है, जैसे सहकारी
सहकारिता और निजी स्तर पर भी लगाए जाते हैं। पशुओं का गोबर प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। ये दो प्रकार से लाभान्वित होता है। एक तो हमें इससे ऊर्जा मिल जाती है, दूसरा इससे हमें उर्वरक मिल जाता है। बायोगैस तक पशुओं के गोबर का प्रयोग करने में दक्ष है और उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ाता है, और उपले वगैरह इनको जलाने में से नुकसान होता है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है। तो ये चीज है, ठीक है ना। तो बस इसके बारे में नॉर्मल सी बात है। जो भी अपशिष्ट वगैरह होते हैं, मानव जनित हो, पशु के जनित हो, या अपने कोई कृषि अपशिष्ट हो, सबको मिला मिलूकर अपघटन हुआ, अपघटन से क्या मिल गया, एक खाद, एक बिजली बन गई। बस ये चीज है अपने बायोगैस ऊर्जा। अगला आपके है जवारी ऊर्जा। जवारी ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों में सॉरी, हमारे अगला जो टॉपिक है वो जवारी ऊर्जा। अगर हम बात करें जवार भाटे कहाँ आते हैं, महासागरों में। हमारे जो भारत की जो खंबात की खाड़ी है, जो गुजरात वाला इलाका है, ये ये गुजरात वाला जो इलाका है, ये खंबात की खाड़ी का यहाँ ये इलाका। तो ये अगर महासागरीय तरंगों का प्रयोग करने के उत्पादन, विद्युत उत्पादन किया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, सपोज करो कोई एक, ये कोई सागर है, यहाँ से कोई बाढ़ आई और यहाँ पर ये पानी को क्या इकट्ठा इकट्ठा कर लिया, बाढ़ के पानी को क्या कर लिया, इकट्ठा। फिर एक संकरी नाली पाइप से इसी पानी को क्या वापस छोड़ा जाता है, और यहाँ पर टरबाइन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, टरबाइन। पहले पानी आया, स्टोरेज किया, देखो पानी आया, स्टोरेज कर लिया, यहाँ पर पाइप से यहाँ टरबाइन लगा हुआ है, पानी को छोड़ेगा, टरबाइन घूमेगा और उससे क्या प्राप्त होगी, विद्युत ऊर्जा। तो अगर कि संकरी खाड़ी के आर पार द्वारा बाढ़ बाढ़ द्वारा बना दिए जाते हैं। उच्च ज्वार, जब ज्वार आते हैं तो इसकी संकरी जो खाड़ी नुमा प्रवेश, पानी भीतर भर जाता है इसके अंदर, और द्वार बंद कर दिया जाता है और बाद में ही रह जाता है ये पानी। बाढ़ द्वार के बाहर ज्वार उतरने, जब ज्वार भाटा उतरता है वापस, तो बांध के पानी को इसी रास्ते वापस समुद्र की तरफ क्या छोड़ा जाता है पाइप से, और वहां टरबाइन लगाकर उससे विद्युत धारा, विद्युत प्राप्त की जाती है। भारत के अंदर कच्छ की खाड़ी है, और साथ में पश्चिमी तट पर गुजरात और पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा वगैरह, ये अपने ज्वारी ऊर्जा के लिए जो क्षेत्र है। अंतिम आपके है वो है भूतापीय ऊर्जा। अगर भूतापीय ऊर्जा की बात करो बच्चों, तो पृथ्वी की आंतरिक गहराई में जितना जाएंगे उतना हीट यानी ताप क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का उपयोग करके की जाने, पृथ्वी के आंतरिक भागों से प्राप्त ताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। ये क्या कह रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भागों का जो ताप है ना, उससे प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। अगर हम भारत में बात करें तो इसके दो जगह संयंत्र लगे हुए हैं। एक तो हिमाचल में, कहां पर, हिमाचल के अंदर बात करें तो मणिकरण, और एक है लद्दाख के अंदर, कहा है, लद्दाख के अंदर है पूगा, पूगा घाटी। तो यहाँ पर ये लगे हुए अपने को मिल जाते हैं। तो भूतापीय इसलिए अतिरिक्त अस्तित्व में है क्योंकि गहराई के साथ साथ पृथ्वी के गहराई की तक तप्त होती जाती है, और जहां भूतापीय प्रवणता अधिक होती है वहां उथली महासागरीय गहराइयों पर ऐसे भूमिगत चट्टानों पर उष्मा का अवशोषण कर तप्त हो जाता है, और यह इतना तप्त हो जाता है कि पृथ्वी की सतह पर उठता है। ये कह रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भागों में जो जल वगैरह, वाष्प वगैरह होती है, वो बहुत गर्म होती है, और गर्म वाष्प हमेशा कहाँ, ऊपर की ओर उठती है। कहाँ उठती है बच्चों, ऊपर की ओर उठती है, और ये भाप में परिवर्तन हो, इसी भाप जब ये भाप आएगी बाहर, तो टरबाइन लगाकर हम क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और फिर ये कह रहा है कि भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे और जिनका विद्युत उत्पादन में उपयोग किया जाता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजनाएं हैं। एक तो हिमाचल के मणिकरण के पास पार्वती घाटी, मणिकरण मणिकरण में भी कहा, पार्वती घाटी,
पार्वती घाटी। और साथ में ये कह रहा है कि दूसरी है लद्दाख की पुगा घाटी, लद्दाख की पुगा घाटी यहाँ पर। तो अगला आपका जो टॉपिक है अंतिम है वो है ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो सीधी सी बात है, ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। तो भारत में अगर हम बात करें तो ऊर्जा संसाधन अपने यहाँ अपार ऊर्जा की संभावना है। अब हम बात कर रहे हैं ऊर्जा संसाधनों का हमें क्या करना चाहिए, संरक्षण। क्योंकि हमारे पास जो भी ऊर्जा संसाधन है वो सीमित मात्रा में है। ज्यादातर अगर हम बात करें तो परंपरागत ऊर्जा संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जिनको हम जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, तो ये सीमित मात्रा में बच्चों, कैसे है, सीमित मात्रा में। तो इसका हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। वही न्यूनतम इसका उपयोग करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक नहीं करना चाहिए। ज्यादातर हमें गैर परंपरागत ऊर्जा के ऊपर निर्भर होना चाहिए और साथ में भविष्य को भी ध्यान में रखकर सावधानी पूर्वक इसका उपयोग करना चाहिए। तो बच्चों इसी के साथ ये लेसन खत्म है। अगला जो हमारा लेसन रहेगा वो जियो का 7वां लेसन रहेगा। कौन सा, 7वां। छठा लेसन में एक बार लेके नहीं आ रहा हूँ क्योंकि वो अपने 2 नंबर का है, उससे पहले अपना 7वां कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अगले जो कल की जो नेक्स्ट वीडियो में है उसके अंदर हमने 7वां लेसन का बेसिक समझेंगे और उसी लेसन को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत।